हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं गिरीश चंद्रा, आपकी फिजिक्स फैकल्टी, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एमवाइब के इस प्लेटफॉर्म पे और आपका स्वागत करता हूं कंसेप्ट बूस्टर सीरीज पे। माय डियर, इस इस पे हम एक लेक्चर लेके आ चुके हैं ऑलरेडी, कंसेप्ट ऑफ फोर्स। अभी तक अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। उसी के ही कंटिन्यूशन में हम ये सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को पिक किया है और मेरी कोशिश रहेगी कि फ्रॉम द स्टार्टिंग बेसिक टू द लास्ट एंड, ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कोई दिक्कत ना आए, तब तक हम इसको पूरी क्लैरिटी के साथ लेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने एमवाइब का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। इट इज़ अ वेरी यूजफुल ऐप, बहुत अच्छा कंटेंट है। लर्न में बहुत सारे वीडियोस हैं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, टेस्ट ऑल्सो अ गुड सेगमेंट। ओके, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल में ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स हमारी इस चैनल में आती रहती है माय डियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो कंसेप्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स जानने के बाद अब हमने एंटर किया है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसका पहला पार्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, देन फर्दर और लेके आएंगे। तो कोशिश रहेगी कि पूरा कंप्लीट करें। ओके, सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज हैं हमारे पास। ओके, तीनों देखेंगे। तो स्टार्ट करते पहले, जब हमने फोर्स पढ़ा माय डियर, तो फोर्स में हमने इक्विलिब्रियम समझ लिया था। ओके, हमने समझ लिया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। और इक्विलिब्रियम हमने ये जाना कि नेट फोर्स इक्वल टू जीरो, मतलब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज अगर जीरो है तो बॉडी या तो रेस्ट पे है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। क्योंकि मैंने फोर्स को डिफाइन ही ऐसे किया था, और हम फोर्स को डिफाइन ही ऐसे करते हैं कि फॉर अ कांस्टेंट मास कांस्टेंट है, तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है या तो एक्सेलरेशन हो रहा है तो फोर्स एक्ट कर रहा है। अगर वही नेट फोर्स जीरो हो गया, माय डियर, ये क्लियर है कि या तो वो रेस्ट पे है, क्योंकि पहले वेलोसिटी जीरो थी, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर है ही नहीं तो बाद में भी जीरो रहेगी। अगर वो मूव भी कर रहा था किसी वेलोसिटी से, तब भी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो है माय डियर। अब उसी में ही, उसी के इक्विलिब्रियम में हमारे पास एक और चीज़ है, लैमीज थ्योरम। ओके, ये बहुत ही यूजफुल है। वो कैसे? ये इस तरह से कहती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है, तो पहले ही डिफाइन कर रहा हूं इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स नेट फोर्स तो हमारा जीरो हो गया। ओके, वेट फॉर अ सेकेंड। या सो इक्विलिब्रियम मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इक्वल टू जीरो। summation of all the forces equal to 0. That also means summation of all the forces in x direction equal to 0 and in y direction equal to 0. कि कोई भी फोर्स जो है उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, x एंड y। अगर वो फोर्स जीरो है तो उसका x कंपोनेंट भी जीरो है और उसका y कंपोनेंट भी जीरो है। माय डियर, ये बोल रहा है हमें कि लैमीज थ्योरम में क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है और वो 3 फोर्स से एक्ट कर रहा है, देखो वो 3 फोर्स से एक्ट कर रहा है, F1 F2 एंड F3, और तीनों फोर्स एक पॉइंट पे लग रहे हैं, एक पॉइंट पे लग रहे हैं, तो हम उन फोर्स का रेशियो विद अपोजिट एंगल्स, वो भी साइन के साथ, साइन एंगल्स के साथ हम लिख सकते हैं। कैसे? F1 अगर ले रहे हैं आप फोर्स, तो उसका अपोजिट एंगल है ए, तो F1 अपॉन साइन ए, F1 मैग्नीट्यूड ले रहा हूं यहां पर, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड लूंगा, एंड उसका रेशियो जो होगा वो F2, इसके अपोजिट एंगल बी, ऐसे ही जो उसका F3 होगा उसके अपोजिट एंगल साइन सी। तो ये तीनों रेशियो जो है वो सेम रहते हैं। अब ये बहुत यूजफुल है, क्योंकि कई बार आपको इसी तरह का डायग्राम दिया जाएगा, एंगल्स दिए जाएंगे और डायरेक्टली आप इसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्या है, इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में समझूं, तो वेक्टर फॉर्म में 3 फोर्स हमारे पास लग रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि इनका समीशन क्या है,
समीशन, देखो वेक्टर में समीशन मतलब ऑल्सो अ रिजल्टेंट, ओके, समीशन ही रिजल्टेंट है वेक्टर में। सपोज अगर कोई नेट फोर्स इसका या सपोज कि नेट फोर्स एफ है, एफ वेक्टर, वो समीशन होगा F1 का, F2 का, F3 का, मतलब वो वेक्टर समीशन होगा तीनों का, तो तीनों एक पॉइंट पे लग रहे हैं। अगर मैंने ये बोल दिया कि ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स क्या है, जीरो है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई। दैट इंप्लाइज माय डियर, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही बेसिक है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो ये वेक्टर एडिशन भी तो जीरो होगा। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 जो होगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो फॉर अ इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। वही चीज यहां पर शो की गई है। अब इसी को मैं अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, ओके, तो हम कैसे देखेंगे उसको, वो समझ लेते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि वो भी काफी यूजफुल है। अभी मैं दो फोर्स लेके चल रहा हूं, ओके, दो फोर्स लेके चल रहा हूं। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं आपको कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा वेक्टर फॉर्म में। सपोज एक फोर्स लगा ऐसे, और मान लो एक फोर्स था ऐसे, ओके, तो इसको ले लो आप F1 और इसको ले लो आप F2। अगर मैं इसको एडिशन करूं, वेक्टर एडिशन, तो मैं वेक्टर एडिशन कैसे करता हूं, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग मैं इसके हेड से इसका टेल जोड़ूंगा और एग्जैक्टली सिमिलर होगा, क्योंकि मैंने पैरेलल शिफ्टिंग की है माय डियर। पैरेलल शिफ्टिंग मतलब किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, उसकी डायरेक्शन सेम रहनी चाहिए। तो F1 प्लस F2 जो ये होगा दैट इज इक्वल टू एफ, दैट इज इक्वल टू एफ। तो वेक्टर साइन लगा देते हैं, तो एफ क्या है माय डियर, एफ है हमारा F1 प्लस F2 इन अ वेक्टर। ये एफ क्या है, रिजल्टेंट है F1 और F2 का। अब कंसीडर करो कि मैं एक थर्ड फोर्स लेके आया और मैंने इसके हेड से एग्जैक्टली सिमिलर अपोजिट डायरेक्शन में उसको ज्वाइन कर दिया यहां से। अब हमारा एक ये लूप बना है, सपोज मैं इसको बोल रहा हूं F3, ओके, F3। अब क्या बना, ये F1 बना, F2 बना एंड देन F3 बना। अगर ये लूप बन रहा है माय डियर, तो इनके समीशन जो होगा वो जीरो होगा। कैसे, मैं आपको प्रूव कर देता हूं, ओके। सपोज देखो कि F1 प्लस F2 प्लस F3 हम कैलकुलेट करते हैं। F3 की वैल्यू, F3 की वैल्यू इक्वल होगी F के, क्योंकि एग्जैक्टली सिमिलर है, डायरेक्शन अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो मैं उसको यहाँ ये लिख सकता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैंने माइनस साइन लगा दिया। तो F1 F2 प्लस F3, F3 की जगह मैं F लिख रहा हूँ, और F जो है वो माइनस F है, तो माइनस साइन F1 प्लस F। F3 की वैल्यू F, और F जो है वो F1 प्लस F। वेरी क्लियर, ये कैंसिल होके जीरो आ गए। तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आई कि कोई भी वेक्टर अगर लूप बन रहा है तो लूप बनने के कारण उसका नेट रिजल्टेंट जो होता है वो जीरो होता है, ओके। तो ये चीज समझ लो कि इक्विलिब्रियम में है बच्चे, नेट फोर्स जीरो होगा, वेक्टर समीशन जीरो होगा। अगर ग्राफिकली मैं उसको बनाऊं उस वेक्टर डायग्राम को, तो वो एक लूप में जाके मिलेंगे, वो एक लूप बनाएंगे, मतलब सेम पॉइंट पे वापस मिलेंगे, क्योंकि सेम पॉइंट पे मिलेंगे
तो उसका नेट फोर्स 0 होगा और समीशन ऑफ ऑल द वेक्टर 0 होगा। वेरी क्लियर। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे आगे। ओके, लेट्स सी। तो आपकी स्क्रीन में एक क्वेश्चन है। देखो, जो पढ़ेंगे हम उसी से ही क्वेश्चन होने वाले हैं। बस आपको बेसिक अप्लाई करना है, आपकी थोड़ी मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, और वो भी हम बता देंगे कैसे करनी है। ओके, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करना है कि जो हम बोल रहे हैं और जो सिखा रहे हैं आपको। माय डियर, क्वेश्चन पढ़िए। ए पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्स। 3 फोर्स से एक्ट कर रहा है, उसका डायग्राम दिया गया है माय डियर, और इट्स अ वेक्टर ट्रायंगल आल्सो, मतलब ये वेक्टर डायग्राम दिया गया है। अब इसको डायग्राम को देखोगे, P पे गया, फिर Q पे गया, देन अगेन R पे आया, मतलब इसने क्लोज लूप बनाया माय डियर। क्या बनाया इसने? क्लोज लूप। अब इसने अगर क्लोज लूप बनाया है, अगर इसने क्लोज लूप बनाया है तो नेट फोर्स क्या होगा? अभी पढ़े। क्लोज लूप बना है तो नेट फोर्स 0 होता है, वेक्टर्स एडिशन 0 होता है। नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पे 0 है, नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पे 0 है माय डियर, तो क्या उस पर कोई फोर्स एक्ट करे? क्या उसकी वेलोसिटी चेंज क्या होगा? फोर्स इज द डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेट फोर्स अगर 0 है, समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, ओके, इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर अ कांस्टेंट मास बॉडी, हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। जब कंसेप्ट ऑफ फोर्स मैंने बताया था आपको कि फोर्स, अभी आगे भी देखेंगे इसको, फोर्स लगता है तो वेलोसिटी चेंज होती है। अगर फोर्स ही 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका आंसर क्या हुआ माय डियर? वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, वेरी सिंपल, वेलोसिटी विल रिमेन। तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे कि हमारे डिफरेंट कंसेप्ट थे। एक तो इक्विलिब्रियम का था, फिर वेक्टर कंसेप्ट था, फिर आपको फोर्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सब बहुत बेसिक है, बस आप ध्यान दीजिए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते इनर्शिया से। देखो, इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की माय डियर प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? ना चेंज होने की प्रॉपर्टी, ना चेंज होने की प्रॉपर्टी। मैं ऐसे खड़ा हूं तो मैं ऐसा ही रहना चाहूंगा। अगर मैं चल रहा हूं कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मैं चलना ही चाहूंगा जब तक कि मुझ पे कोई फोर्स ना लगाए। ओके, इट इज द ऑब्जेक्ट रेजिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब मेरा रेजिस्टेंस है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। मेरा रेजिस्टेंस है कि मुझे चेंज नहीं होना है, यही मेरा इनर्शिया है। ओके, तो वो इसलिए कि टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू कीप मूविंग वंस इट इज सेट इन मोशन रिजल्ट्स फ्रॉम ए प्रॉपर्टी कॉल इनर्शिया। मतलब अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव ही करना चाहेगी जब तक कि कोई इस पर फोर्स ना लगाए उसको रोकने के लिए। तो फोर्स लगाना पड़ रहा है, सपोज कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरी तरफ आ रहा है, तो अपने आप तो रुकेगा नहीं, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मुझे फोर्स लगाना पड़ा तो कुछ रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना पड़ा ना माय डियर। तो वो रेजिस्टेंस क्या है? उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है इनर्शिया। वेरी सिंपल। अब आप देखो, सी द एनिमेशन, सी द ब्यूटी। हमारे पास दो ब्लॉक थे, एक लाइटर ब्लॉक, एक हैवियर। ये क्या शो कर रहा है? ध्यान से देखिए, इसको ऑब्जर्व कीजिए। इस पर्सन पे जब इसने फोर्स लगाया बॉडी पे, तो इस पे ज्यादा इंपैक्ट लगा, मतलब उस बॉडी को रोकने के लिए इसको ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ा, लार्ज फोर्स। क्यों? क्योंकि उस बॉडी का मास जो है वो हैवी था। अगर मास माय डियर हैवी था, दैट मीन्स कि उसका इनर्शिया भी ज्यादा था। तो ज्यादा इनर्शिया के लिए मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। दैट इज द कंसेप्ट।
तो मैं ये कह सकता हूँ माय डियर मेरे बच्चों, मैं ये कह सकता हूँ कि मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया। कि मास से हम इनर्शिया को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बॉडी अगर रेस्ट पे है, अगर मैं हूँ ठीक है 50 kg का, सपोज मान लो, और कोई एक और है ब्लॉक है 500 kg का, अब मुझे मूव करने के लिए कम रेजिस्टेंस लगेगा, 500 वाले को अगर मूव करोगे तो बहुत रेजिस्टेंस लगेगा, तो 500 वाले का इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। तो मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया। ओके, सेकंड जो इनर्शिया में वो यही है कि टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। ऑफ कोर्स जो बॉडी अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। आज के टाइम पे कोई हिलना नहीं चाहता, तो जब तक कोई आए ना, टोके ना, तो मस्त पड़े हैं तो पड़े ही रहेंगे। वो टेंडेंसी है उसकी, वो इनर्शिया है उसका। सी, मास इज द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द इनर्शिया। हैवियर द बॉडी ग्रेटर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट एंड हेंस ग्रेटर इज द इनर्शिया। ये मैं आपको समझा चुका हूँ बहुत क्लियरली, और आप एनिमेशन भी देख चुके हैं, आपको फील भी आ चुका है माय डियर। दैट इज द ब्यूटी। ओके, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या हो सकता है? जो पढ़ा है वही होगा। इनर्शिया एट रेस्ट हो सकता है, कोई रेस्ट पे है तो उसका इनर्शिया, कोई मोशन पे है तो उसका इनर्शिया, अगर कोई अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाह रहा है तो उसका भी इनर्शिया। अंडरस्टैंड? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि डायरेक्शन भी चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो फोर्स चाहिए, तो कुछ ना कुछ तो रजिस्ट कर रहा था। अरे अगर आपको फोर्स लगाना पड़ा माय डियर, ऑफ कोर्स सी बात है उसने कुछ तो रजिस्ट किया होगा ना, दैट इज इनर्शिया। अब आते हैं हम अपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही बेसिक है। जहां फोर्स आएगा वहां ये आएगा, जहां फोर्स आएगा माय डियर ये तो आएगा आएगा। अब देखिए, अब समझिए इसको, और बहुत बेसिक है, बहुत ढंग से समझना है, बात खत्म। एनिमेशन आपके सामने है, अब बस ध्यान दीजिए, क्लियर हो गया। अब बस ध्यान दीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर है माय डियर। और अभी तो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, थोड़े थोड़ी देर बाद आपके प्रॉब्लम्स भी आपको इजी लगने लगेंगी, आपको प्रॉब्लम्स में ही मजा आने लगेगा। ओके, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन unless it is compelled to change the state by force impress। सिंपल कह रहा है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है माय डियर तो मूव ही करेगी, जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाया जाए। मतलब मैं अगर रेस्ट पे हूँ तो मैं रेस्ट पे ही हूँ, मैं मूव नहीं करूँगा। कोई आएगा मुझे धक्का देगा, मुझे मूव कराएगा, मैं मूव करूँगा। अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरी तरफ आ रहा है तो आता ही जाएगा जब तक मैं उसे रोकूँ ना। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने बोला। बॉडी एक्टेड ऑन बाय नो नेट फोर्स, क्योंकि फोर्स अगर नहीं लग रहा है तभी तो न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन किया गया है। मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी विच में बी जीरो एंड जीरो एक्सेलरेशन। ये हम पढ़ चुके हैं माय डियर। अगर फोर्स जीरो है तो वेलोसिटी का चेंज जीरो होगा। चेंज जीरो हुआ मीन्स वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आपकी तरफ आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। और एक चीज और बताऊंगा, इक्विलिब्रियम भी यही कहता है। इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि आपका नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। वो कॉन्सिक्वेंसेज है किसका? न्यूटन फर्स्ट लॉ का। अंडरस्टैंड? क्योंकि न्यूटन फर्स्ट लॉ भी ये कह रहा है कि नेट फोर्स जीरो है। वो ये बता रहा है कि नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करिए तो मूव करती रहेगी। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखो, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो मूव करेगी, कोई रोक नहीं सकता इसको।
ओके, अब नेक्स्ट देखो, एक नया टर्म आपके पास आएगा, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये ऐसे डिफाइन किया गया है माय डियर कि एक तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वो तो होगा ही, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। इट इज डिफाइंड एज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी। मास एंड वेलोसिटी, बच्चे, अगर वेलोसिटी आया है, मास तो स्केलर है, वेलोसिटी की तो डायरेक्शन होती है, वो तो वेक्टर है, तो आपका लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर है। परफेक्ट। बेसिकली ये मोशन को डिफाइन करता है किसी भी मास की। ओके, तो ये टर्मिनोलॉजी है लीनियर मोमेंटम, इसका अब आगे यूज होगा। बेसिकली इट इज डिफाइंड फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी। मोशन तो डिफाइन होगा ना, वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी आप लीनियर मोमेंटम डिफाइन कर पा रहे हैं। सेम, कोई v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ब्लॉक, मोमेंटम इज डिफाइंड, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द मास इनटू द वेलोसिटी। अब पढ़ते हैं हम न्यूटन सेकंड लॉ, सबसे मेन टॉपिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर इसका कंसेप्ट आपको आ गया, देखो कंसेप्ट क्या होता है कि आप सबने पढ़ा होता है। ओके, आप हर जगह पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि कंसेप्ट क्या होता है, बट कंसेप्ट की बारीकियां, कंसेप्ट का वो पॉइंट जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, वो भी अगर आपको पता है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी माय डियर। बस इसका ध्यान रखना है मेरे बच्चे, अब वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी आप टेंशन लो मत। ओके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये क्या बोलता है? वैसे तो हम एक्चुअली फोर्स डिफाइन कर रहा है, और फोर्स का इफेक्ट डिफाइन कर रहा है। मतलब फोर्स लगाया हमने किसी बॉडी पे तो क्या इफेक्ट हुआ, ये वो डिफाइन कर रहा है। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, rate of change of linear momentum of a body is equal to the external force applied on the body। पहले ये समझ लो, जो भी फोर्स लग रहा है माय डियर, किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बोलोगे सर अभी तक तो हम ये पढ़ते आए थे कि वो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता है, वो मैं आपको दिखाता हूं ना। इसने बोला कि एफ सपोज लग रहा है किसी पे, दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ डियर लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम डी बाई डी टी ऑफ पी। वेक्टर भी ले ही लो, ये दोनों ही वेक्टर हैं, जरूरी है। डी बाई डी टी ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने अभी डिफाइन किया आपको, एम वी। बहुत ध्यान समझना, मैं आपको अभी तक बोलते आया था कि अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन मैंने आपको बार बार बोला था, पिछली क्लास में बोला था कि मास इज कांस्टेंट। मैंने आपको बोला था कि कंडीशन है माय डियर कि मास मैं कांस्टेंट ले रहा हूं। अगर यहां भी अगर मैं मास कांस्टेंट लूं तो मास तो बाहर आ जाएगा। सेम चीज आई, बट अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा? अगर मास कांस्टेंट नहीं है माय डियर, मास वेरी कर रहा है, मास का चेंज हुआ है, तो फोर्स जो है वो दोनों वजह से होगा, एक तो मास चेंज की वजह से भी और एक उसके वेलोसिटी चेंज की वजह से भी, दोनों का समीशन आएगा माय डियर। तभी फोर्स को डिफाइन करने के लिए न्यूटन ने बोला कि क्या, फोर्स इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर मास कांस्टेंट है तो मास तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी हो गया। आओ देखते हैं, देखो एफ एक्सटर्नल मतलब
जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एफ नेट फोर्स। तो किसी भी बॉडी पे डिफरेंट डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था सुपर पोजिशन लॉ के अकॉर्डिंग भी मैं सारे फोर्स को रिप्लेस कर सकता हूँ एक फोर्स से। अगर आपने मेरी पिछली क्लास पढ़ी है तो आप बहुत क्लियर होंगे कि डिफरेंट फोर्स लग रहे हैं, मैं उन सारे फोर्स को हटा के एक फोर्स लगा सकता हूँ। एफ रिजल्टेंट, मैंने उसको नेट फोर्स भी बोल सकता हूँ, रिजल्टेंट भी बोल सकता हूँ। ओके, वो किसके इक्वल है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो, आप अगर डेरिवेट करते हैं और आपने माना कि मास भी कांस्टेंट नहीं है, माना कि मास भी कांस्टेंट नहीं है, तो एक बार मास बाहर लीजिए dv बाई dt और एक बार वेलोसिटी बाहर लीजिए dm बाई dt। तो आप देख पा रहे हैं इट इज अ समीशन ऑफ बोथ चेंज। समझ रहे हो? और ये प्रैक्टिकली आप फील करेंगे थोड़ी देर में कि रॉकेट प्रोपल्शन में ये चेंज इन मास होता है, वहां वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, तो मास के चेंज की वजह से। ओके, वो अभी हम थोड़ी देर में और देखेंगे माय डियर, इसको आप बहुत अच्छे से समझेंगे, आप टेंशन मत लो। बट अभी आपको क्या ध्यान देना है, ये कि फोर्स अगर डिफाइन कर रहा हूं तो दैट इज डिफाइंड फ्रॉम द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम में मास भी आता है, वेलोसिटी भी आता है, तो मास का भी चेंज हो सकता है, वेलोसिटी का भी चेंज हो सकता है। अगर मास कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो m dv बाई dt बन जाएगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन बन जाएगा। मास कांस्टेंट है तो dm बाई dt की वैल्यू तो जीरो हो गई, और टोटल फोर्स जो नेट फोर्स आया वो कितना, m dv बाई dt, और मास इंटू एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो एक्सेलरेशन होता है माय डियर, ये हमको पता है। अच्छा, नेक्स्ट, अब आपको मैं थोड़ा फील कराता हूँ। देखो, दैट इज द ब्यूटी ऑफ, मैं बार बार बोलता हूँ, एम बाइब की खासियत यही है, आपको ना वो कंटेंट दे रहा है जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ सकती है, आप एक ही बारी में समझ सकते हैं कि क्या पूरी कहानी हुई है। ये ब्यूटी है, तो देखिए और समझिए। देखो, एक बॉडी थी, इस पे डिफरेंट फोर्स लगे, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा, ये भी लगा। यहां से आपको समझ में आ जाएगा ये न्यूटन लॉ है क्या बस। और एक जो लाइन मैंने लास्ट में छोड़ी थी, अब ये आपको समझ में आ जाएगी। ये समझ में आ गया कि ठीक है, बॉडी मूव करेगी, किस डायरेक्शन में मूव करेगी, अब आपको समझ में आएगा। तो ये फोर्स लगा, ये लगा, ये लगा, ये लगा, अब मैं सबको ऐड कर सकता हूं। बट माय डियर, ये स्केलर नहीं है, डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, तो इन सबका वेक्टर एडिशन होगा, इन सबका वेक्टर एडिशन होगा, और सारे फोर्स को ऐड करके मैं एक सिंगल फोर्स से रिप्लेस कर सकता हूं, सुपर पोजिशन लॉ। देखो, मतलब सारे फोर्स को हटा के मैंने एक रिजल्टेंट फोर्स लगाया, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ आई। ओके, इन सब वेक्टर का जब समीशन किया होगा आपने, तो आपका इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आया होगा, तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया। अब ये तो कॉमन सेंस है कि इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आया, तो इसी डायरेक्शन में बॉडी एक्सलरेट करेगी। क्यों? क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन और अ कांस्टेंट मास, तो बॉडी का मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। और नेट फोर्स जो हुआ, मतलब देखो, बहुत ध्यान से सुनना ये बात, बहुत ध्यान से, आधे बच्चे गलती इस पे करते हैं। जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है, दैट इज ऑल्सो सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सलरेशन। यहां देखो आप, फोर्स की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन सेम है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अंडरस्टैंड? यहां भी देखो, फिर से देखो, फील करो,
बहुत सारे फोर्स लग रहे थे, सब फोर्स को हटा के मैंने एक फोर्स लगाया, एक फोर्स लगाने के बाद बॉडी मूव करी, बॉडी एक्सलेट करी, बॉडी एक्सलेट करने के बाद वो किस डायरेक्शन में एक्सलेट करी, वो नेट फोर्स की डायरेक्शन में एक्सलेट करी। तो कभी भी अगर आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ लिखना है, मैं अब आपको समझाता हूं कि मैं क्यों बोल रहा हूं। सपोज ये बॉडी है, इस पे ये फोर्स लग रहा था, ये लग रहा था, ये लग रहा था, ये भी लग रहा था, ये सारे फोर्स लग रहे थे इस पे, ठीक है। देखो यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मुझे लगता है अगर आप ये चीज सीख गए तो गलती कभी होगी ही नहीं आपसे, गलती कभी होगी ही नहीं आपसे। ओके, तो नेट फोर्स लिखोगे आप, नेट फोर्स लिखोगे आप, तो नेट फोर्स, तो पहली बात तो ये फोर्स जो होगा मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, और ये वेक्टर समीशन होगा, मतलब सबका वेक्टर समीशन होगा। माय डियर, वेक्टर समीशन करना है तो डायरेक्ट तो ऐड कर नहीं सकते, या तो आप वेक्टर लॉ बनाओ, पैरेललोग्राम लॉ बनाते जाओ, ग्राफिकल करते जाओ, तब आप पहुंच जाओगे समीशन तक। बट मैं आपको देता हूं, समझ लो इसको बहुत ध्यान से। और दूसरा तरीका मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप कोई भी फोर्स को उसके एक्स में तोड़ सकते हो, उसके वाई में तोड़ सकते हो। तो अब क्या करो कि सारे फोर्स को एक्स में तोड़ो और वाई में तोड़ो, समझ रहे हो आप, मतलब F1 को भी तोड़ो F1 एक्स में और F1 वाई में, F2 को भी तोड़ो F2 एक्स में, F2 वाई में। और अब क्या करो माय डियर, बहुत सिंपल, अब क्या करो आप, अब आप समीशन करो, एक्स वालों को एक साथ जोड़ो, वाई वालों को एक साथ जोड़ो। जब आप ऐसा करोगे तो एक्सलरेशन भी जो होगा वो दो डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई, क्योंकि आपने सारे फोर्स एक्स में एक साथ लिए, तो उन फोर्स का जो कंपोनेंट वो एक्स में एक्सलरेशन आएगा, क्योंकि एक्सलरेशन भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, और बाकी सब फोर्स का भी वाई में भी आएगा। बस आपको ये समझना है, और आपको एक और चीज समझनी है, कैसे कि आप एक्सलरेशन को डिफाइन करोगे पहले। सपोज आपने बोला कि ये बॉडी जो है ए एक्स ऐसे हुई और ए वाई ऐसे हुई, मतलब ए, आपने क्या बोला, मैं डिफाइन करना चाह रहा हूं कि ए एक्स जो आएगा, आपको पता नहीं है ना अभी क्या आएगा, तो आपने मान लिया कि ए एक्स इस तरफ आ रहा है। अब बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नेट फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है ए के। आपने अगर इस तरफ ए की डायरेक्शन मान ली माय डियर, आपके फोर्स इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होंगे और इस डायरेक्शन में नेगेटिव होंगे। ऐसे ही अपवर्ड ए वाई की डायरेक्शन में फोर्स पॉजिटिव लो, डाउनवर्ड नेगेटिव लो, और सबको ऐड करो। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे पूरे कहने का मतलब ये था कि जो भी फोर्स की डायरेक्शन आएगी एट लास्ट, वो एक्सेलरेशन के सेम होगी। बस अभी आप ये समझ लो। ओके, बाकी ये जो चीज मैंने बताई आपको, ये तो पता ही आपको कि आप सब फोर्स को तोड़ सकते हैं एक्स में, वाई में, फिर सारे एक्स एक साथ लिख सकते हैं, फिर सारे वाई आप एक साथ लिख सकते हैं। अब आप सारे एक्स एक साथ लिखेंगे तो ए एक्स का एक्सेलरेशन आएगा, सारे वाई जब एक साथ लिखेंगे तो ए वाई का एक्सेलरेशन आएगा। देन फर्दर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये चीज़ हम अभी आगे देखेंगे। हम इस पर पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे, पूरे क्वेश्चंस करेंगे, आपको बहुत बारीकी से समझाएंगे। ओके, तो टेंशन नहीं लेनी है, जो चीज़ मैं मेन बता रहा हूँ वो ध्यान देना है कि नेट फोर्स जो होगा, सबका फोर्स का समीशन, वो उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होगा। बस ओके, अब इसी के कंटिन्यूशन में न्यूटन थर्ड लॉ, तो आपको बेसिक में समझा रहा हूँ अभी, ठीक है। मेरी कोशिश है कि आप थोड़ा बेसिक समझते जाएं, और फिर डिटेल एनालिसिस करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के भी और थर्ड लॉ के भी। देखिए, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, वो ये कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब मैं, आपने किसी पे एक्शन लगाया, सपोज मैंने इस पे एक्शन लगाया, तो ये रिएक्शन लगाएगी। हिंदी में बोलूं तो झटका, मतलब आपने देखा होगा कि कभी आपको झटका लगता है, बैक बैक फोर्स लगता है, तो यही कह रहा है कि आपने किसी पे तो फोर्स लगाया
उसने बैक में आपको भी फोर्स लगाया, सिंपल। तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि आपने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, उस बॉडी ने आप पे फोर्स लगाया। दैट इज द डेफिनेशन, इतना ही है। अब वो आप समझ भी लेंगे कैसे है। ठीक, ये देखो, ये एक पर्सन है, ये फुटबॉल है, ये इस पे किक करेगा तो इसने इस पे फोर्स लगाया। भैया जब ये ए पर्सन जो है और ये बी मान लो, जब ये ए और बी पे जब किक करेगा तो ए ने बी पे फोर्स लगाया, तो एफ ए ऑन बी। सिमिलरली उसी टाइम पे जब ये किक कर रहा है, बी ने भी ए पे फोर्स लगाया, बी ऑन ए, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। आप देखते ही है ना, आपने सपोज पंच किया, आपने पंच किया, दर्द होता है? क्यों होता है? मतलब आपने तो इस पे इस डायरेक्शन में, आपने तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, आपको दर्द हुआ, तो किसी ने आप में भी फोर्स लगाया, आप पे भी फोर्स लगाया। अब आप और जोर से मारिए, और जोर से फोर्स आएगा, मतलब आप पे सेम आ रहा है जितना आप लगा रहे हैं, और अपोजिट आ रहा है क्योंकि आपने लगाया इस तरफ फोर्स इस बॉडी पे, और वो आप पे उल्टा लगा रहा है, क्योंकि तभी तो आपको दर्द हो रहा है। कोई आप पे यहाँ पर मार रहा है ना, आपको फोर्स दे रहा है, तभी तो दर्द हो रहा है माय डियर। सेम यही है, बस इतना ही समझना है यहाँ पर आपको। देखो, सी फोर्स मारा इस पे, बॉल पे, तो इस पे लगा फोर्स, बॉल पे लगा, ए ने मारा ए के द्वारा, ये भी उल्टा लगाएगी, ये भी उल्टा लगाएगी। अब बस थोड़ी सी चीज यहां पर समझने की क्या है, आप बोलोगे कि इस पे फोर्स मारा, ये तो उड़ती भी चले गई, लेकिन आदमी तो वहीं खड़ा हुआ है। भाई साहब, जब आप मुक्का मार रहे थे तो आपने जितना जोर से मारा, आपको इतनी जोर से लगा, तो आपको फील हुआ। आप बोलोगे कि यहाँ इसने तो इस पर इतनी जोर से फोर्स किया और बॉल बड़ी तेजी से एक्सलरेट करते हुए पहुंच गई, बट इस को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं आपको उसका रीजन देता हूं। फोर्स जो होता है माय डियर, दैट इज मास इनटू एक्सलरेशन। अब देखो, दोनों पे फोर्स तो सेम है, फोर्स तो दोनों पे सेम है, तो फोर्स तो कांस्टेंट हो गया। वही फोर्स इस पे है, वही फोर्स इस पे है, लेकिन आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, बॉल का मास कम है, बॉल का मास कम है, और ये दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक्सलरेशन ऑफ बॉल जो होगा माय डियर, वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा होगा। समझे? मतलब बॉल का मास कम था तो उसका एक्सलरेशन होना ज्यादा है, तो वो बहुत दूर तक भी जाएगी, उसका वेलोसिटी चेंज होगा बहुत अच्छा। पर्सन की बात करूं तो पर्सन का मास बहुत ज्यादा है कंपैरिजन में, पर्सन का मास बहुत ज्यादा है, तो एक्सलरेशन ऑफ पर्सन जो होगा वो बहुत कम होगा। जब बहुत कम होगा तो वो मूव नहीं करेगा, बहुत क्लियर सी बात है। आपका मास बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, अंडरस्टैंड ना? तो दैट इज द कंसेप्ट। मुझे लगता है कि आपको बहुत ढंग से समझ में आ गया होगा। इसकी थोड़ी सी क्लैरिटी मैं और देता हूँ ताकि आपको फील आए। देखो ये भी, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि थर्ड लॉ कितना बेहतरीन है। लोग समझ नहीं पाते, बस इसको फील नहीं कर पाते। इसको भैया मूव करना है अपने आप को। चप्पू ले गए, ये क्या करेगा यहाँ पर माय डियर, देखो समझो इसको, बहुत प्यार से समझो। अगर आप बेसिक समझ रहे हो ना, पहले देखो एक्शन कहाँ पर हुआ, पहले देखो एक्शन कहाँ पर हुआ। एक्शन हुआ इस पानी पे, इसने पानी पे फोर्स लगाया, तो ये ऐसे फोर्स लगा पानी पे, इस बंदे ने इस पे पानी पे फोर्स लगाया। अब यही पानी
वापस इस पे फोर्स लगाएगी, न्यूटन थर्ड लॉ। अब देखो इस पे जब फोर्स लगाया, अब इसने इसको टाइट पकड़ रखा है, तो ये फोर्स जो है पूरा ट्रांसमिट होगा इस पूरी बॉडी पे। अब ये एक ही बॉडी है, ये चप्पू एक बॉडी है, पर्सन एक बॉडी है, और ये एक बॉडी है, तो ये फोर्स इस पे नहीं, मैं ये कह सकता हूं माय डियर कि पूरी बॉडी पे लग रहा है। अब पूरी बॉडी पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है तो आगे जाएगा, बस मारता जाएगा, ऐसे आगे पहुंचता जाएगा। अंडरस्टैंड? बहुत ही बेसिक, क्लैरिटी आ गई होगी, समझ में आ रहा होगा आपको। बहुत सारे एग्जांपल दे चुका हूं। ये भी एक है देखो ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, कभी आप पाइप पकड़ना और सडनली जब पानी उससे आता है तो आपको झटका लगता है पीछे, आपको एक फोर्स लगता है पीछे, बैक फोर्स लगता है। वो क्यों हुआ माय डियर? वो भी इसकी वजह से हुआ, न्यूटन थर्ड लॉ। आप बंदूक, मतलब आपने देखा होगा कि हमारे पास मिसाइल्स तोप होती हैं, जब वो ऑपरेट करती हैं तो वो बैक फोर्स मारती हैं बहुत, तो बैक फोर्स क्या है? वो सब न्यूटन थर्ड लॉ है। अब यहाँ पर आपको समझ में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को कि कौन सा फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है, दिख तो रहा नहीं है, कोई फोर्स मार तो रहा नहीं है, कहाँ लग रहा है। जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर है न्यूटन सेकंड लॉ की ब्यूटी, क्योंकि सेकंड लॉ ने क्या बोला कि एम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू एफ, सो डी एम बाई डी टी वी प्लस वी डी एम बाई डी टी। माई डियर, यहां पर ये कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट जीरो है, सेम लिख दिया मैंने। ओ वेट 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 वेट, देखो प्लस एम डी वी बाई डी टी। अब आप यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा कि यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब सेम 5 मीटर पर सेकंड से पानी बाहर आ रहा है, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी चेंज तो जीरो हुआ, बट तब भी आपको बैक फोर्स लगा है, मतलब कुछ तो फोर्स है। बैक फोर्स क्या है? रिएक्शन है माय डियर। बैक फोर्स किस पे लगा? आपको इस पे, आपने बॉडी पकड़ रखी है, इस पे बैक फोर्स लगा है, तो इसने इस पे रिएक्शन लगा है, तो इसने किसी पे एक्शन किया होगा। आ रहा नहीं आ रहा है भैया? रिएक्शन लगा है तो कहीं तो ये एक्शन किया होगा, तभी तो रिएक्शन लगेगा माय डियर। वो किस पे किया? इसने पानी पे, और वो ये कंपोनेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी थी बट मास चेंज हो रहा है। मास चेंज कैसे हो रहा है? आप देखो यहां खड़े जाओ, कंटिन्यूस मास आ रहा है, बढ़ता जाएगा ना, ऐसा थोड़ी कि सेम मास आया थोड़ा सा आया रुक गया, कंटिन्यूस आ रहा है, मतलब मास चेंज हो रहा है, मतलब मास चेंज हो रहा है। तो ये मास चेंज का कंपोनेंट है, यही हमको फोर्स दे रहा है माय डियर, बस यही समझना है। थोड़ा सा मैं और बताता हूं आपको कुछ, बस थोड़ा ध्यान दो आप। ओके, ठीक है, ये वैल्यू क्या होगी इस ना माय डियर, इसकी वैल्यू क्या होगी ये थोड़ा समझ लेते हैं इसको। क्योंकि ऐसा कोई फोर्स तो हमने लगाया नहीं, बट ये फोर्स लगा है, किसी वजह से लगा, क्योंकि मास में चेंज हुआ माय डियर, मास में चेंज हुआ, मास में चेंज हुआ और वेलोसिटी कांस्टेंट थी, तब भी एक फोर्स आएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप देखो एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें। यहाँ पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मास का, मैंने ये एलिमेंट लिया मास का, और मैंने इसकी लेंथ ली सपोज डी एक्स, और इसका एरिया मान लिया मैंने ए। मतलब ये आपका ये समझ लो कि सिलेंड्रिकल पाइप है, तो सिलेंड्रिकल वाटर फ्लो हो रहा है, सिलेंड्रिकल वाटर फ्लो हो रहा है, तो मैंने ये एक सिलेंडर लिया छोटा सा, ऐसे छोटा सा मान लो, तो ये तो एरिया हुआ और ये डी एक्स हुआ, और इस पे वेलोसिटी क्या है? वो तो गिवन है, वेलोसिटी तो भैया जो है वो दी गई है 5 मीटर पर सेकंड। मैं निकालना चाह रहा हूं कि क्या फोर्स की वैल्यू आती है।
ये वेलोसिटी तो गिवन है उसमें, बट ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है क्या है? क्योंकि क्या हो रहा है ना, ये जो मास था पानी का, ये कंटिन्यूस बाहर आ रहा है, इसका इसका रेट है, ओके, ये कंटिन्यूस बाहर आ रहा है, और इस मास पे इसका बैक वाला फोर्स लगा रहा है, एक्शन कर रहा है, जो कि इसके अंदर है, और वापस में इसको एक रिएक्शन देगा। अगर आपको ये समझ में आ गया कि इस पे एक फोर्स लगा, इस पे एक फोर्स लगा, आपको ये समझ में आ गया, तो जो इसके अंदर था उस पे भी एक बैक रिएक्शन लगी। अगर बैक रिएक्शन लगी माय डियर, तब तो बहुत ही क्लियर है, आपको समझ में आ चुका है कि ये न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है। आ रहा है, नहीं आ रहा है? सी, फील द ब्यूटी। ये बहुत ही ऐसी चीज है जो बच्चों को नहीं समझ में आती है, बट समझो बहुत सिंपल है। अब मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी तो मेरे पास है मालिक, मुझे चाहिए बस dm बाई डी टी, dm बाई डी टी। अब dm बाई डी टी मास क्या होगा? डेंसिटी ऑफ वाटर तो गिवन होती है, मतलब वाटर है उसकी डेंसिटी पता है, तो डेंसिटी सपोज क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो मैं अगर डेंसिटी मुझे पता है वो कांस्टेंट, अगर मैं वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मास तो आ गया। तो मास माय डियर मैं लिखना चाह रहा हूं पहले डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है? ए इज द एरिया। इस सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम क्या होगा? जो इसका एरिया है ये, उसकी मल्टीप्लाई कर दो उसके लेंथ से, तो आ गया ए इंटू डी एक्स। अब देखो, अब इसका चेंज निकालू मैं बोलूं कि ये मास जो है इस dm बाई डी टी निकालना चाहूं, तो रो भी कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, dx बाई डी टी। अब ये dx बाई डी टी क्या है? dx बाई डी टी माई डियर उसकी वेलोसिटी तो है, उसकी वेलोसिटी है, उसकी वेलोसिटी है। उस अगर इस पार्टिकल, ये जो एलिमेंट है, ये किस रफ्तार से जा रहा है? dx बाई डी टी से, वेलोसिटी। तो मैं लिख सकता हूं फोर्स अब यहां पर रो ए वी एंड वी, तो रो ए वी। परफेक्ट। मुझे लगता है आपको ये बहुत प्यार से समझ में आ गया होगा। अगर मुझे फोर्स, अगर मेरे पास आ गया मेरे बच्चे, फोर्स आ गया तो मतलब एक्शन आ गया। ये क्या था? ये एक्शन था पानी पे। अब वही पानी ने क्या लगाया यहां पर? रिएक्शन। ये एक्शन पानी पे लगा, यही आपको बैक लगा। सेम एप्लीकेबल है रॉकेट पे भी। बहुत पूरा नहीं, आगे हम देखेंगे, हम इसकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। यहां से क्या हुआ? गैस निकल रही बाहर, ये गैस निकल रही है वीजी, और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से निकल रही है। मास निकल रहा है कंटिन्यूस बाहर, तो मास का चेंज हुआ, सेम चीज लगेगी, सेम। अब जो बाहर गैस निकल रही है उस पर एक्शन हुआ, उसने इस पर रिएक्शन मारा। अब इस पर रिएक्शन मारा तो ये ऊपर गया। देखो टफ चीज थी, बट कितने प्यार से इजी हो गई। बस थोड़ा ध्यान दोगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है। ओके, ये एक छोटा कंसेप्ट है, इसको फटाफट समझ लेते हैं। देखो फ्री बॉडी डायग्राम, अब आगे आपके ये आता ही रहेगा। ओके, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बस यूं समझो कि अप्लाई करना है आगे सारी प्रॉब्लम्स में, क्योंकि ये तरीका है ये एक तरीका है। अगर डिफरेंट मास बॉडीज हैं, मतलब एक मास बॉडी, एक मास बॉडी, एक मास बॉडी, एक मास बॉडी, आप अगर एनालाइज करना चाहते हैं तो हर मास बॉडी को अलग रख के, उस पर सारे फोर्सेस रख के, उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। मतलब उस बॉडी को, अगर सपोज ये सिस्टम था, इस बॉडी को मैं हटा के यहां ले आऊं और इस पे लगने वाले सारे फोर्स करूं, मतलब इस बॉडी को फ्री करूं इस सिस्टम से, और फिर उसका डायग्राम बनाऊं, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। और यही यूज होगा आगे। हम डिफरेंट डिफरेंट कनेक्टेड बॉडीज होंगी,
आपस में कनेक्टेड होंगी। उन सबको मैं अलग अलग करूंगा, और अलग करके सब में चेक करूंगा कि क्या क्या फोर्स लग रहा है, कैसे कैसे वो बॉडी बिहेव कर रही है। और आपके लिए बहुत ही सुंदर मैंने एक एसिड डाला है, दिल खुश हो जाएगा आपका। इसको देखो, इसको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या कहानी में बोलना चाह रहा हूं माय डियर। देखते हैं, चलो बिना टाइम वेस्ट किए। देखो क्या हुआ, एक बॉडी है, वो बॉडी में से क्या करा उसने, ये जो एक मास है इसको अलग किया, इस मास को उसने अलग किया। और मास को अलग करने के बाद अब यहाँ का आपका जो पहला लेक्चर था, अरे जो पहला लेक्चर था वही कंसेप्ट लगेंगे यहाँ पर। मैं बहुत ही बारीकी से वही चीज पढ़ा रहा हूँ जो आपकी प्रॉब्लम्स में यूज होने वाली है। क्योंकि आप जेई में अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो प्रॉब्लम्स ही आनी है। आपका कंसेप्ट इस तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है माय डियर, प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए बस। और वही मेरा मकसद है, ताकि मैं एक पूरा कंप्लीट पैकेज लाया हूं आपके लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का। पूरा पढ़िए, मस्त बेहतरीन, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, इसने इस ब्लॉक को अलग किया, इसने इस ब्लॉक को अलग किया। अब ब्लॉक को अलग करने के बाद माय डियर देखो, ये था रोप। जब आप इस ब्लॉक को अलग करोगे, इस ब्लॉक को जब आप अलग करोगे, सपोज ये तोड़ा आपने तो यहां पर कट लगा। अब मैंने बताया है कि अगर स्ट्रिंग में किसी भी एंड पे अगर आपको स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस होती है, जैसे हमने पिछली बार देखा है, अब टेंशन प्रोड्यूस होती है माय डियर, तो टेंशन कैसे लगती है, हर एंड पे उसको खींचते हुए, मतलब वो आप पे एंड पे लगेगी और उसको स्ट्रेच करेगी। तो ये टेंशन लगा स्ट्रेच करते हुए। इस बॉडी का वेट लगेगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा अर्थ की तरफ, ये लगा। और माय डियर ये यहां पर कांटेक्ट में है, मतलब ये देखो ये कांटेक्ट है। अब जो दो बॉडीज का कांटेक्ट होता है उसमें परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल लगती है हमेशा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब ये परपेंडिकुलर जो है इस पे एक फोर्स लगेगा, वो नॉर्मल फोर्स होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। तो नॉर्मल फोर्स लगा माय डियर। अब देखो आगे, सेम, ये तो ब्लॉक को अलग किया इसने, अब इस पार्ट को भी अलग करोगे तो इस पार्ट पे क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ, यही तो पढ़ना था। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग इस पे लगा नॉर्मल, उसका बैक लगेगा दूसरी बॉडी पे, अनदर बॉडी पे सेम नॉर्मल। न्यूटन थर्ड लॉ तभी तो मैंने पहले पढ़ाया आपको क्लैरिटी के लिए। इस पे लगा नॉर्मल और इस पे भी लगा नॉर्मल, सेम अगर बोले हम। बहुत ही सिंपल है, ये भी लोगे आप, इसको यहां से हटाओ तो ऊपर था टेंशन, ये पार्ट था टेंशन का, तो टेंशन ऊपर लगा, वेट नीचे लगा, कोई सरफेस पे कांटेक्ट है नहीं, तो ये हो गया। अगर ये पुली लोगे आप तो पुली पे भी ये चीज सेम, इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन। ओके, सो आज का सेशन एंड करते हैं माय डियर। ओके, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। देखो हम ऐसे ही बने रहेंगे और आपके हर कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा समझाएं, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। Keep imbibing. We believe in you.